मैं क्लास को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ओके, सो टेबुलर अरेंजमेंट की बात करें, टेबल में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट अब किसके बेसिस पे, रैंडम अरेंजमेंट नहीं, किसी ना किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे अरेंजमेंट किया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक टेबल बोलेंगे। द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू one of their property. Okay, is called periodic table. Sir, you are muted. टाइम टू टाइम हमारे पास एलिमेंट्स के बहुत सारे अरेंजमेंट्स हुए हैं, उन्हें टेबल्स में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से अरेंज किया है। उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टेबुलर अरेंजमेंट जो दिया गया वो हमारे पास था डोबेराइनर। डोबेराइनर्स ट्राइड्स। ओके, ट्राइड का मतलब है तीन का ग्रुप। ओके, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। सो डोबेराइनर ने तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उन्हें अरेंज किया था एटॉमिक वेट के बेसिस पे। सेकंड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ऑक्टेव, अब यहाँ पर उन्होंने 7 एलिमेंट्स को अरेंज किया। म्यूजिक में जैसे नोट्स होते हैं हमारे पास, सा रे गा मा पा दा, और फिर वापस से नी, जो फिर सा आता है। ओके, तो 8 जो नोड है वो वापस से फर्स्ट नोड के सिमिलर होता है। तो न्यूलैंड ने भी इसी तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया। ये खुद म्यूजिशियन भी थे, म्यूजिक से बहुत लगाव था इन्हें, इसीलिए इन्हें एलिमेंट्स को म्यूजिक के नोट्स के बेसिस पे ही अरेंज किया है हमारे पास। तो 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलैरिटी शो करता था, तो न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया 7 के ग्रुप में। ओके, और हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर था। ओके, ये अरेंजमेंट भी अगेन हमारे पास एटॉमिक वेट के बेसिस पे। बीच में कहीं पे हमारे पास टेलोरिक हेलिक्स, एक साइंटिस्ट और थे, ए बी कॉनकोर्टोइस, उन्होंने टेलोरिक हेलिक्स दिया। टेलोरिक हेलिक्स क्या है, एक 3D पीरियोडिक टेबल है। ओके, पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल। ओके, 3D पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, एक सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल था, उसके ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। हमारे पास एक सिलेंडर ले लीजिए और उस सिलेंडर के ऊपर एलिमेंट्स को लिखा गया था उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे। तो ये थर्ड हमारे पास जो अरेंजमेंट आया था वो टेलोरिक हेलिक्स था। फोर्थ अरेंजमेंट हमारे पास एलिमेंट्स का आया था लोथर-मेयर कर्व। ओके, लोथर-मेयर ने टेबुलर अरेंजमेंट देने से ज्यादा अच्छा, उन्होंने टेबुलर अरेंजमेंट नहीं दिया था, उन्होंने ग्राफ प्लॉट किए थे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ओके, सो इसीलिए उन्हें लोथर-मेयर कर्व्स कहा गया। फिफ्थ जो हमारे पास आया वो था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, सो मेंडलीव ने उस टाइम का सबसे वास्ट जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को ही बोला जाता है। उस टाइम पे 64 एलिमेंट्स थे, इनर गैसेस नहीं पता थी, तो उन्हीं एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के बेसिस पे मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। और केवल अरेंजमेंट ही नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी हमें बताई है, और ये इतना वास्ट था कि यहीं से हम केमिस्ट्री की शुरुआत बोल सकते हो आप पीरियोडिक टेबल की। इसीलिए मेंडलीव इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, और यू कैन से considered as father of periodic table. Okay, so Dmitry Mendeleev रशियन साइंटिस्ट है हमारे पास, लोथर-मेयर जर्मन साइंटिस्ट है, मेंडलीव हमारे पास रशियन साइंटिस्ट है। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया वो पीरियोडिक टेबल हमारे पास सबसे ज्यादा वास्ट माना जाता था उस जमाने का, क्योंकि 64 एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज किया, और केवल अरेंजमेंट नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज भी बताई है इन्होंने। और साथ ही साथ जो एलिमेंट्स नहीं पता थे
उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और उन एलिमेंट्स की पोजीशन तक बताई है कि पीरियोडिक टेबल में उन्हें कहाँ रखा गया जाएगा, और जब वो डिस्कवर हो जाएंगे तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा। ओके, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी ये भी उन्होंने बताया था मेंडलीव ने। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और इतने फेमस थे कि रशियन पार्लियामेंट पर आज भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को पत्थर के ऊपर बनवाया गया है। ठीक है, तो वो पार्लियामेंट होता है जैसे इंडियन पार्लियामेंट है, उसी तरीके से रशियन पार्लियामेंट के ऊपर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को वॉल के ऊपर, जैसे हॉल ऑफ फेम या कुछ भी आप बोल सकते हो, वहां पे बनाया गया है उसको। ठीक है, और इतने फेमस थे। जो लास्ट पीरियोडिक टेबल हमारे पास आया है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, लास्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास आया था। लोथरमेर कर्व और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सेम टाइम पर आए थे। ठीक है, बट मेंडलीव को फेम ज्यादा मिला क्योंकि इन्होंने पेटेंट पहले करवा लिया था। लोथरमेर और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दोनों के रिजल्ट बिल्कुल सेम थे हमारे पास, बट फिर भी मेंडलीव को फेम ज्यादा मिला। रीजन क्योंकि उन्होंने उसको पेटेंट, पेटेंट आप समझते ही हो, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ करता है, कोई भी नया थिंग डिस्कवर करता है तो उसको पेटेंट करवाना होता है। ठीक है, साइंटिस्ट की अदर टीम्स के साथ कि हाँ भाई ये मैंने डिस्कवर किया है, आप चेक कर लीजिए। तो मेंडलीव ने पेटेंट पहले करवा लिया था, इसलिए मेंडलीव फेमस हुआ है हमारे पास, लोथरमेर ज्यादा फेमस नहीं हुआ। ठीक है, और लास्ट वन जो था वो हमारे पास था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब लास्ट वन और उससे ऊपर वालों में क्या डिफरेंस है, पहली चीज ये बताता हूँ। ठीक है, तो पहला तो ये ध्यान रखें, यहां से लेके यहां तक के जितने भी हमारे पास क्लासिफिकेशन हुए हैं, पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट हुआ है, ये सब एटॉमिक वेट के बेसिस पे, बेस्ड ऑन atomic weight. Okay, and the last one is based on atomic number. Okay, so modern periodic table is based on atomic number, while the rest periodic tables are based on atomic weights. तो पहले पुराने टाइम पर हमारे पास एटॉमिक वेट को बेसिस लिया जाता था एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, और इसीलिए अरेंजमेंट्स जो थे वो हमारे पास एटॉमिक वेट के बेसिस पे किए गए थे। बट हमारे पास फिफ्थ और सिक्स पीरियोडिक टेबल के बीच में, मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच में एक साइंटिस्ट थे मूजले। मूजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि हमारे पास एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उनके एटॉमिक वेट के ऊपर। ओके, और इसी बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। तो जो एक्सपेरिमेंटल वेज हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो जो टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है। बाकी सब जो है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, मतलब उनका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। ओके, लोथरमेर जो कर्व है वो भी उन्होंने खुद से ही अपना एक प्रॉपर्टी बनाया था, एटॉमिक वॉल्यूम, उसके ऊपर बेस्ड था। तो ये सब ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है फर्स्ट 5 हमारे पास, और लास्ट वन जो है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। जो किसके ऊपर बेस्ड है, मूजलेज एक्सपेरिमेंट। ओके, तो मैं सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास है, देखिए ये सब क्या है, थ्योरी वाला पार्ट है। थ्योरी इन द सेंस मतलब इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है ना। ये हिस्ट्री है एक तरीके से, और हिस्ट्री में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होता तो आप आर्ट्स में होते, ठीक है, बजाय के साइंस के। तो ये हिस्ट्री है, ये धीरे धीरे हम लोग बीच बीच में जैसे जैसे हमारे पास आते जाएंगे, ठीक है, हम एक एक करके हिस्ट्री के बारे में बात करते हुए जाएंगे। ठीक है, एज ए कहानी। ठीक है, मैं स्टोरी की तरह ही इन्हें बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट हाँ फिर भी हमें बेस पता होना चाहिए इसलिए, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बना रहेगा अगर मैं कहानी सुनाता रहूंगा इनके बारे में तो। ठीक है, जो मेन इसमें से जो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब एलिमेंट्स का साइज, उनका आयनाइजेशन एनर्जी, उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये तो आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे। बट जेई और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वहां पर हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं जो एलिमेंट्स की हमें बतानी होती है। ठीक है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज, आज जो हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे उसके लिए बेस क्या है, पीरियोडिक टेबल कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप इस पिक्चर को देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम इस पीरियोडिक टेबल को आगे पढ़ने वाले हैं। जो पीरियोडिक टेबल मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे शो किया हुआ है, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
दिस वन इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो ये हमारे पास क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. बेस किसके ऊपर है? ये मूजलेस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है. सबसे पहला चीज आप ये याद रखिएगा. ओके, हम सबसे पहले इसी को पढ़ने वाले हैं और इसी के बेसिस पे हम पुराने अरेंजमेंट्स इसके साथ मैच करेंगे. इसका रीजन ये है मेरा इसको स्टार्ट करने का, क्योंकि आज की जितनी भी प्रॉपर्टीज और मेन जो क्वेश्चंस आते हैं, जो चैप्टर हमारे पास है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है. तो हमें ये पता होना चाहिए हिस्ट्री में क्या हुआ था, वो इसके साथ मैच करेंगे कि हाँ ये उन्होंने ऐसा बताया था और इस पीरियोडिक टेबल में ऐसा है. ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको पढ़ने वाले हैं. सो सबसे पहले तो हमारे पास जो सबसे पहला हेडिंग है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, सो हम वही देखने वाले हैं. और उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं. ओके, तो हेडिंग लिख लीजिए आप सबसे पहले, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, सबसे पहले बात आती है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, कि एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज किया गया है. In modern periodic table, elements are arranged according to or arranged in increasing order of atomic number of elements and electronic configuration. Okay, so statement of law states as the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. Okay. एटॉमिक नंबर वैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी भी एक एलिमेंट के लिए. ठीक है, सभी बच्चों को, बट फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? किसी भी एलिमेंट का सिंबल हमारे पास Z और A होता है. किसी एक एलिमेंट के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, जिन्हें कंबाइनली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स. commonly called nucleons, or electrons revolve around this nucleus. ओके, ये बेसिक थिंग सबको पता है. ओके, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं, हमारे पास रिवॉल्व करते हैं. ओके, और जो प्रोटॉन का नंबर होता है किसी भी एक एलिमेंट के अंदर, उसी को उसका एटॉमिक नंबर बोला जाता है. Atomic number is equals to number of protons present in nucleus of element. ओके, एटॉमिक नंबर उसी को बोला जाएगा. सेकंड एटॉमिक नंबर को हमने डिनोट किया है Z के साथ.
ओके, सेकंड थिंग है ए, इसको बोला जाता है मास नंबर। ए also equals to atomic weight of element, also equals to relative atomic mass, and this is equals to neutrons plus protons, right? अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास किसके ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर। ओके, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास एटॉमिक नंबर, दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो किसने बताया उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is based on Moseley's experiment. Modern periodic law and table is based on Moseley's experiment. Okay, what is Moseley's experiment? सबसे पहली बात तो इन्हें एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है? जैसा कि मैंने बताया है कि पीरियोडिक टेबल हमारे पास फर्स्ट 5 आ चुके थे, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, इसीलिए 6-1 का रिक्वायरमेंट हुआ। तो मैंडलीव बड़े फेमस हुए, फेमस लोगों से हर कोई जलता है, ठीक है, तो फेमस लोगों से अगर जलता है तो मूजले भी आए मार्केट में, और मेंडलीव जैसे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहे ही जाते थे। तो मूजले ने सोचा कि भैया ये तो ज्यादा फेमस हुए जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि भैया आपकी टेबल तो भैया ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, आपने जो भी सोचा उसके हिसाब से बता दिया, आप कोई अगर प्रूफ है आपके पास तो आप वो बताओ, ठीक है। अब ये वो मार्केट में ऐसे कैसे बोल दे वर्ल्ड वॉर ना छिड़ जाए, ठीक है, उस जमाने तक वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी, ठीक है, तो वो लोग शायद शब्द नहीं जानते होंगे वर्ल्ड वॉर क्या होता है, ठीक है, जब तक ये पीरियोडिक टेबल आया था। तो पर मूजले डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते थे मेंडलीव को कि भैया आपकी टेबल जो है वो गलत है। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब उस टाइम पे साइंस को तो ये जानते थे, क्योंकि वो जो इरा था जिस टाइम पर ये सब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, उस टाइम पे साइंस का एक अलग ही हमारे पास कैडर था, बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता था। आज के टाइम पे तो कह नहीं सकते हम, ठीक है, हर इरा में अलग अलग वैल्यूज होती हैं थिंग्स की, तो उस टाइम पर बहुत माना जाता था। तो उस टाइम पर एक रूल था कि अगर आपको किसी को गलत बताना है, किसी की थ्योरी को गलत बताना है, ठीक है, जो रूल आज भी एग्जिस्ट करता है, अगर आपको किसी की थ्योरी को गलत बताना है तो आप कोई एक्सपेरिमेंट बता दीजिए, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को शो कर दीजिए और ये बताइए कि ये थ्योरी उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो उस थ्योरी को क्या मान लिया जाएगा, वहीं पे रोक दिया जाएगा और आपकी थ्योरी को आगे प्रूव कर दिया जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और जो पेटेंट होता है, पेटेंट भी एक तरीके से यही होता है, जो ऑलरेडी जो जो पेटेंट डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट हैं उनको आपको अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूव करना होता है, बताना होता है। अब प्रूव करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके, बहुत सारे क्या, 2 तरीके मेनली हैं। एक तो आप एक्सपेरिमेंट करके सामने रिजल्ट ला के दिखाएं, और दूसरा आप मैथमेटिकल उसको प्रूव कर दें, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ भी नया नहीं ऐड होता है, नया ऐड नहीं होना मतलब मैथमेटिक्स के रूल्स पहले से फिक्स है, मैथमेटिक्स में कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होते हैं ज्यादातर हमारे पास, उनमें सब थिंग्स पहले से फिक्स है। क्योंकि जब इन्फिनिटी पता चला था और जीरो या इन्फिनिटी हमारे पास पता चले, वो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था हमारे पास, जब वो पता चला उसके बाद में मैथमेटिक्स में सारी चीजें सुलझती गई, है ना। और उसके बाद में आज भी अगर किसी को कुछ भी प्रूव करना होता है तो वो अपना जो प्रूफ है वो मैथमेटिकल फॉर्म्स में लिख सकता है, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इतना कॉम्प्लेक्स था हमारे पास, आज तक उसको बहुत सारे लोग सॉल्व नहीं कर पाए,
ठीक है, बट उन्होंने मैथमेटिक्स के फॉर्म में ही उसको सॉल्व किया था, उसको प्रैक्टिकली उन्होंने नहीं बताया था, उन्होंने मैथमेटिक्स के बेसिस पे उसको सॉल्व करके दिया है केवल। तो हमारे पास भी यही है, मेंडली पीरियोडिक टेबल को अगर गलत साबित करना है तो मूजले को अपना एक्सपेरिमेंट बताना पड़ेगा या मैथमेटिकली सॉल्व करके देना पड़ेगा। तो मूजले का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके लिए एक बेसिक थिंग आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट से हमारे पास इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, तो वहां एक्स रेज जनरेट होती है। ओके, व्हेन high speed electron strike on strikes on metal surface, X, it generates X rays। X rays क्या होती है, हाई फ्रिक्वेंसी बीम होती है। ओके, एक्स रेज हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी बीम्स है। एक्स रेज का नाम आपने सुना ही होगा, कभी हड्डी वगैरह टूट जाती है, बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम एक्स रेज के लिए जाते हैं। तो वो एक्स रे क्या होते हैं, हमारे पास उनकी पेनेट्रेशन पावर ज्यादा होती है, तो हमारे ऊपर का जो जो कोटिंग है एक तरीके से स्किन, और उसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह जो भी है हमारे पास मसल्स, उन सबको पेनिट्रेट करते हुए वो सीधा हड्डी के ऊपर अटैक कर सकता है, मतलब हड्डी को देख सकता है, बोन्स को देख सकता है। तो इतना पेनिट्रेशन पावर होता है उसका। ठीक है, अब इंसान अगर हेल्दी भी हो तो भी उसका बोन्स का एक्सरे आएगा। ठीक है, तो मोटा और पतला होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। तो मत, मतलब क्या है हमारे पास कि जब भी किसी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का स्ट्राइक करता है किसी सरफेस के ऊपर, जैसे ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है मार्कर मेरा, ठीक है, ये इस सरफेस के ऊपर पाम के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्राइक होने की वजह से एक्सरेज जनरेट होती है। तो मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ हमारे पास एक्सरेज जनरेट होती है। ओके, ये जो एक्सरेज है, अब हाई फ्रिक्वेंसी तो मैंने बोला ही है, तो कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होगा इनका। फ्रिक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से। ओके, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर टकराए, ओके, वहां फ्रिक्वेंसी एक्सरे जनरेट हुए, उन एक्सरेज का फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो मूसले ने जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पर पता थे, उन सारे एलिमेंट्स के ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग करवाई वन बाय वन। तो सभी के लिए फ्रिक्वेंसीज मिले, उन फ्रिक्वेंसीज को मैच रो एक नोट टेबल में नोट कर लिया। अब टेबल में नोट कर लिया तो मेंडलीव फेमस थे, मेंडलीव ने कहा था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड है। अगर एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड है तो दैट मीन्स अगर आपने जो टेबल बनाई है वो एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड है, तो ये भी तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम है। हर बार हम इस ऑब्जेक्ट को चेंज करते जा रहे हैं बस, मतलब पहले हाइड्रोजन, जैसे मेटल्स हमारे पास है, सोडियम ले लिया, आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, जितने भी एलिमेंट्स हमें पता थे उस टाइम पे, हम उन एलिमेंट्स को वन बाय वन वहां पे पुट करते गए। ठीक है, एलिमेंट्स को पुट करते गए, उनके ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग करवाते गए। चेंज क्या हो रहा है, वो एलिमेंट ही तो चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चेंज हो नहीं रहे, उनकी स्पीड चेंज कर नहीं रहे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सब जगह सेम है। ठीक है, बट हम क्या चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट चेंज हुआ और उसके बेसिस पे अगर एक्सरेज की प्रॉपर्टीज चेंज होती है, दैट मीन्स एक्सरेज किसके ऊपर डिपेंड किए, उनकी प्रॉपर्टीज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड किया, ना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ओके, तो उन्होंने ऐसा पाया कि जो मेंडलीव ने बताया कि भैया एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड है, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं एक्सरेज का जो ग्राफ है वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे, एटॉमिक वेट के अगेंस्ट प्लॉट करके देख लेता हूँ कि अगर हमें कोई रेगुलर पैटर्न मिल गया, मतलब रेगुलर रिलेशन हमें मिल गया, ठीक है, तो हम कह देंगे कि भैया एक्सरेज जो है या एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड होता है। बट ऐसा नहीं मिला, मेंडलीव शॉक हो गए। उन्होंने देखा कि भैया ये तो अरेंज हो नहीं रहा, इसके बेसिस पे उन्हें एक्सपेरिमेंट में ग्राफ कैसा मिला हमारे पास, इस तरफ तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट ले लिया और इस तरफ उन्होंने मास नंबर एटॉमिक वेट ले लिया।
तो यहाँ पर आर्बिटरी अरेंजमेंट था, एलिमेंट्स का इस तरीके से अरेंजमेंट था अलग अलग के लिए, ठीक है, ऐसा होता गया। तो कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, किसी भी तरीके का कर्व नहीं बना। ओके, स्क्वायर रूट इसलिए लिया था ताकि स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो सके, ग्राफ आसानी से प्लॉट हो सके, बट कोई ग्राफ प्लॉट नहीं हुआ है। अब कोई ग्राफ प्लॉट नहीं हुआ तो उन्हें नई प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ी। तो फिर उन्होंने सोचा, अब वो गलत तो साबित करना ही चाह रहे थे, तो उन्होंने एक और प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको प्लॉट करके देख लिया। उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, जेड के है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज जनरेटेड बाय द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ओवर सम ऑब्जेक्ट्स, उसके बीच में प्लॉट किया। और इत्तेफाक की बात है, ठीक है, उन्हें क्या मिल गया? इत्तेफाक नहीं कहेंगे, एक्सपेरिमेंट था भैया, इत्तेफाक क्यों कहेंगे? उन्हें क्या मिल गया? स्ट्रेट लाइन मिल गया। तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट हुआ, दैट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट्स का, दैट मीन्स ये भी ऑब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर्टी हुई। तो हमारे पास मूजले ने कहा कि properties of elements depends on are periodic functions of atomic number, not their atomic weight। इसके बाद में एक तरीके से ये मानिए, मेंडलीव जो थे उनकी पीरियोडिक टेबल में बहुत ड्रास्टिक चेंज होने लगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो लॉ ही चेंज कर दिया बिल्कुल। आप ये मान के चलिए कि जैसे ऐसा कहा जाए आज के टाइम पे कि इंडिया, जैसे मान लीजिए कि हम एक कंट्री हैं और कल ही आपको पता चल जाए कि इंडिया कोई, मतलब कंट्री में हम फ्रीडम है ही नहीं हमारे पास। मान लीजिए कल के दिन में ही आपको पता चल जाए कि हमारे ऊपर कोई दूसरा कंट्री जो है उसका रूल है। ओके, तो एकदम से शॉकिंग होगा सबके लिए, ठीक है। आप कहते जा रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कि वीगन है, जैसे आप गेहूं चपाती वगैरह खाते हैं और कल अचानक से लॉ आ जाए कि चपाती जो होती है वो नॉन वेज है, तो फिर आपको शॉक लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही एक अचानक से जब थिंग्स चेंज होती हैं तो बहुत सारे वहां पर क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस और बहुत सारी चीजें आती हैं। पर इन्होंने क्या प्रूव कर दिया? एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था, तो इनको कोई गलत नहीं बता सकता, ठीक है। तो गलत नहीं बता सका। अब इन्होंने बता दिया कि एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आया, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था इनके पास, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट, वो डिपेंड कर रहा था z। सबसे पहले इन्होंने ये इक्वेशन हमें दिया था, बट टाइम के साथ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, ठीक है। बाद में इन्होंने इसी इक्वेशन को z माइनस बी एक कांस्टेंट है और z हमारे पास एटॉमिक नंबर है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है a z माइनस बी। ओके, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स। ओके, सो फ्रीक्वेंसीज को हमने इस तरीके से डिनोट कर लिया था। फ्रीक्वेंसी को z के साथ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया, उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया उसका और उन्हें स्ट्रेट लाइन मिल गया। ओके, स्ट्रेट लाइन आपके सामने है, ग्राफ मैंने बनाया है ये वाला, तो ये ग्राफ आपके पास मिल चुका है। तो मोजले एक्सपेरिमेंट हमारे पास रेस्पॉन्सिबल था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। अब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखी गई, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उन्हें अरेंज किया गया और रिजल्ट आपके सामने। ये रिजल्ट है हमारे पास किसका? मूजले एक्सपेरिमेंट का। इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। फिर सेकंड थिंग, इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल गए थे उस टाइम पे कि एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना बता दिया गया था उस टाइम तक, और दोनों चीज़ों को मिक्स करके एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इस पीरियोडिक टेबल में किया गया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 1 मिनट में जब क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप सब लोग, पुराने और नए बच्चे सभी,
ठीक है, सेम लिंक को दोबारा से क्लिक कर दीजिएगा, आप वापस से क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, ठीक है बेटा, और फटाफट कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना। वापस 5 या 10 मिनट्स में और एक्स्ट्रा लूंगा, है ना, ज्यादा नहीं। अगर किसी को कोई काम है तो वो 5 या 10 मिनट के लिए उसको होल्ड रख सकता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया गया। अब हम इस पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फर्दर। ठीक है, वैसे तो मैंने जो स्क्रीन आपके लिए यूज में लिया है उस पर ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, बट हम वन बाय वन इनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसिडर किया है इस पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट में। याद रखिएगा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया गया है। अच्छा, व्हाइट कलर तो दिखेगा नहीं। यहाँ कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया गया है? सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको कंसिडर किया गया है। और सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इस पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है। सबसे पहले जो दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, इन्हें बोला जाता है एस ब्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फर्दर ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ होता है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास है